स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक चैनल पे। आज पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर मैं एमपीपीएससी एग्जामिनेशन इसका सिलेबस सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप दोस्तों से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग ये पूरा बाइलिंगुअल क्लास में आपका लूंगा एमपीपीएससी का पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में आपका क्या सिलेबस है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवल मैं यहाँ पे आपका इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के जो पोर्शन है मेंस में, हालांकि प्रीलिम्स में तो आपका इंडिया और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ही है, मेंस जो है वहां पे आपको थोड़ा बहुत ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आज की जो क्लास है इसके बारे में बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए जो क्लास लेंगे इसमें पूरा का पूरा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपकी जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के सारे जो टॉपिक्स है उसको मैं कवर करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये आपका सिलेबस में कवर कराऊंगा और बहुत डिटेल बेसिक चीज लिख करके मैं आगे बढ़ूंगा। और दोस्तों, क्वालिटी एकदम एक नंबर की रहेगी, आपको नोट साथ साथ लिखवाए जाएंगे, यानी जैसे आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना है। काफी लंबे समय तक मैंने मध्य प्रदेश में काम भी किया है और वहाँ के बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी हैं अच्छे से, उन्होंने पढ़ा है मेरे से और कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो मध्य प्रदेश से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आता रहता है कि सर आप हमें ये पढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे उतना क्वालिटी एडुकेशन हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जहां भी हैं अपने घर पे रहते हुए भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं सिद्धार्थ टेक की चैनल के ऊपर। मात्र 499 रुपए में ये कोर्स मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। इसमें पूरा आपका एमपीपीएससी में पूछा जाने वाला जो भारत की अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यहाँ आपको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, चूंकि वो मेरा उसमें विशेषज्ञता नहीं है। तो केवल मैं आपका इंडियन इकोनॉमी और जो विश्व अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक आपके हैं वो पूरा का पूरा मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। आप जब भी क्लास लेने बैठे तो पहले एक शेड्यूल बना लीजिए आप अपना कि भाई सर की क्लास 7 बजे शुरू होगी और 7 बजे से 8:30 बजे तक डेली 1.5 घंटे ये क्लास आपकी चलेगी। तो दोस्तों, जब आपकी ये क्लास चलेगी तो उस क्लास के अंदर आपको पेन रखना, अपने पास 2 रंग का पेन रख लीजिए कम से कम, और नोटबुक रखिए आप अपना। उसमें वैसे ही आपको पढ़ना है, अपना रूम बंद करके आराम से सामने मोबाइल या जो लैपटॉप जिसमें भी आप देखते हैं टैबलेट में, वो आपका पेन और आप होने चाहिए। टीवी वगैरह पूरी तरह से बंद हो और फिर आप आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ रहे हो हेडफोन का यूज करके या ईयरफोन यूज करके भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो अब नौकरी आपके पीछे भागेगी, आप नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, इसी स्लोगन के साथ दोस्तों हम लोग ये क्लास आगे करने वाले हैं। तो एक तो आपसे ये गुजारिश है कि यद्यपि मैं आपसे बहुत दूर हूँ फिजिकली तो, लेकिन आपके जस्ट नजदीक हूँ दोस्तों। एक शिक्षक के तौर पे हमेशा आपको सहयोग मेरा मिलता रहेगा। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है, आपके जितने भी दोस्त हैं, आप अगर वो तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप उनको मेरे कोर्स के बारे में बताइए और बहुत कम कीमत के ऊपर उनको ये कोर्स मिल जाएगा, तो उन दोस्तों का भी काफी फायदा हो जाएगा। इसमें देखो, एक तो आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो तो मैं कराऊंगा ही, साथ ही साथ दोस्तों मेरा ये टारगेट रहेगा कि कल को यदि आप आईएएस एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछे जाने वाली सारी इकोनॉमी भी आपको आनी चाहिए। तो इस सिलेबस के साथ साथ दोस्तों पूरा इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं जो यहाँ नहीं दिए गए हैं वो टॉपिक भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। मतलब अर्थशास्त्र जो है, अर्थव्यवस्था, वो आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो एमपीपीएससी में नहीं है, लेकिन हर बच्चा मैं जानता हूँ जो पीसीएस देता है वो जरूर दोस्तों आईएएस एग्जाम को भी जरूर देता है। इसके अलावा कई बार हमारा ऐसा होता है कि मान लो वहाँ की अदर जो स्टेट की एग्जाम होती है आपकी, मतलब पीसीएस के अलावा उनमें भी इकोनॉमिक्स जो पूछा जाता है, चाहे आप वहाँ पे मतलब पुलिस का कोई एग्जाम दे रहे हो या पटवारी का एग्जाम दे रहे हो या फिर मान लीजिए कोई अदर एग्जाम आप दे रहे हो, उन एग्जाम्स में भी अगर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे।
तो दोस्तों फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी एग्जामिनेशन सिलेबस। आज की जो पहली क्लास है इसके बारे में फिर आप मुझे बताइएगा कि किस तरह का आपको सिलेबस वगैरह समझ में आया। तो आप ये जानते हैं कि जो आपका पीसीएस एग्जाम होगा, पीएससी एग्जाम एमपीपीएससी, इसमें दोस्तों 3 चरणों में एग्जाम होगा। पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा। फिर दोस्तों आपका मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा। देन आपका इंटरव्यू होगा। 3 चरणों में आपकी ये एग्जाम होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आप जानते हैं आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस फर्स्ट और दूसरा आपका होता है जीएस सेकंड। ठीक है, जिसको आप के यहाँ सी सेट कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सी सेट। दोनों 200-200 मार्क्स के हैं और 2-2 घंटे में ये पेपर आपको करने हैं। तो यद्यपि मैंने एमपीपीएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो पहले ही डिस्कस कर दिया है, तो उसको मैं यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। केवल एनालिसिस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको फिर से लिखा है ताकि मैं सिलेबस आपको समझा सकूं। तो अगर मान लीजिए किसी भी दोस्त ने एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न और उसका सिलेबस जो है वो अगर पूरी तरह से नहीं है, मतलब ओवरऑल सिलेबस वो आपको क्लियर नहीं है, तो YouTube के ऊपर सिद्धार्थ एडटेक का YouTube चैनल है, वहां पे प्लेलिस्ट में आप एमपीपीएससी एग्जामिनेशन एंड पैटर्न एनालिसिस देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन दे सकता है, कितने चरण होते हैं, क्या सिलेबस होता है, कितने पेपर होते हैं, ये सारी चीजें वहां आपको समझाई हुई है। क्योंकि आज की क्लास जो है वो पूरी एग्जाम के बारे में नहीं है, केवल अर्थव्यवस्था के सिलेबस के बारे में आपको समझाऊंगा। तो प्रारंभिक परीक्षा है, यहाँ पे जीएस फर्स्ट और सी सेट आपके 2 पेपर होंगे। फिर मेंस में दोस्तों 6 पेपर होते हैं जिनके 1500 अंक होते हैं। और फिर आपको ये इंटरव्यू जो है वो 185 नंबर का होगा। तो आपकी जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें केवल इनके नंबर जुड़ते हैं, यानी 1685 अंकों में से आपका मेरिट बनता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं प्रीलिम्स परीक्षा है, ये केवल स्क्रूटनी टेस्ट है, मतलब एक तरह से ये स्क्रूटनी होती है, छटनी होती है, इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। अब आपका जो ये मेन एग्जाम है, इस मेन एग्जाम में जो 3rd पेपर है आपका, उस 3rd पेपर के अंदर आपका इकोनॉमी है। 3rd पेपर में इकोनॉमी है और 75 मार्क्स का इकोनॉमी आपको वहां पे दिया हुआ है। तो हम लोग इसी इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा में इकोनॉमी से क्या आता है, फिर हम लोग बात करेंगे मेंस परीक्षा जो है वहां इकोनॉमी में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग दीजिए आपका एमपीपीएससी एग्जामिनेशन सिलेबस, और एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में भी इकोनॉमी का सिलेबस है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए इकोनॉमी सिलेबस। ठीक है, एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में अर्थव्यवस्था से क्या क्या आपको पूछा जाता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। और इसमें फिर हम लोग बात करेंगे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, जो सिलेबस है आपका, हिंदी पे भी लिख देता हूं, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो जो आयोग ने आपका इकोनॉमी के लिए सिलेबस निर्धारित किया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं वो क्या क्या है। तो हेडिंग है इसकी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। क्या है, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है, इसमें दोस्तों आपको टोटल जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो वो टॉपिक आपको पढ़ने 9 टॉपिक दिए हुए हैं। टोटल कितने टॉपिक दिए हुए हैं, 9 टॉपिक दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं जरा देखिए, तो आप लोग लिख भी लीजिए साथ साथ, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। एंड फर्स्ट जो आपका यूनिट है इसमें, दैट इज करंट पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी, करंट पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी।
भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो पहला टॉपिक लिखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, करंट पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी। करंट पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी, ये आपका फर्स्ट जो है वो टॉपिक हो गया। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक है दोस्तों, दैट इज करंट पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों हमारी जो क्लास रहेंगी वो इसी तरह से बाइलिंगुअल रहेंगी, आपको डिक्टेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसका एक फायदा तो ये होगा कि हिंदी मीडियम वालों का जो इंग्लिश है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कई बार होता है कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार है, यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोली जाती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है प्रॉपर तरीके से, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अगर थोड़ा बहुत हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो उसका फायदा ही होगा। ठीक, आपकी और चूंकि पेपर नंबर जो 5 और 6 है मेंस में, 300 नंबर के, 200 और 100 नंबर का, वो हिंदी पे है, तो हिंदी भी आपकी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, है ना। खैर, तो पहला आप लोग टॉपिक लिख लिए होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। दूसरा टॉपिक लिखिए, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास। मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास। पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, और इसमें हमें पढ़ना है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास, एडुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, एडुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो टॉपिक आपका प्रारंभिक परीक्षा में दिया हुआ है इंडिया एंड मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, तो वो टॉपिक आपका है। तो तीसरा लिखिए, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। प्रोग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश। प्रोग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। प्रोग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। प्रोग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये आपका तीसरा यूनिट है। फिर दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में जो चौथा यूनिट दिया हुआ है वो है मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एमएसएमई, एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों पांचवा जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दैट इज ओडीओपी। सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग आपको लिखना है, छठवां पॉइंट लिखिए, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर इन मध्य प्रदेश। प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। तो 6 यूनिट सबके ध्यान में हुआ। जो पहला आपका यूनिट था वो क्या था, तो करंट पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी,
यानी भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या। देखो सिलेबस अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें कंप्लीट तुम्हारी जो सक्सेस है उसमें बहुत बड़ा रोल इसका रहता है कि तुम्हें ये पता ही नहीं रहता क्या सिलेबस है, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना था। तो पहली चीज सिलेबस आपके टिप पे होना चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका हो गया प्रारंभिक परीक्षा का करंट पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति। सेकंड जो आपका है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज एडुकेशन हेल्थ एंड स्किल, यानी मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास है वो आपका दूसरा टॉपिक हो गया। उसमें आपको शिक्षा स्वास्थ्य और कौशल विकास के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या है, प्रोग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर चौथा जो यूनिट है वो है दोस्तों आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग तथा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना इसका विकास कैसा है। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों आपका दैट इज सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और एक इसमें भारत सरकार की योजना 2020 में प्रारंभ हुई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 10,000 करोड़ रुपए की है 5 साल के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओडीओपी के बारे में ये क्या है। फिर अगला मैंने आपको बताया छठवां पॉइंट प्रोग्रेस ऑफ आईपीआर इन मध्य प्रदेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों में मध्य प्रदेश की प्रगति कैसी है। ठीक है, उसके बाद सातवां जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। तो सेवंथ लिखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां किसमें, कृषि में, उद्योग में और सेवा क्षेत्र में, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में। न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां। उसके बाद दोस्तों आठवां जो आयोग ने सिलेबस दिया आपका टॉपिक दिया है वो है आपका विभिन्न संस्थाएं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न संस्थाएं लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक विभिन्न संस्थाएं। फिर देश के लिखिए रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी। तो आठवां पॉइंट सबने लिख लिया होगा, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड कॉमर्शियल बैंक, थर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसीज। और उसके बाद में नौवां जो पॉइंट है दैट इज भारत की विदेश व्यापार नीतियां, भारत की विदेश व्यापार नीतियां, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडिया, भारत की विदेश व्यापार की नीतियां एवं एंड G20 सार्क एंड आसियान, G20 सार्क एंड आसियान, G20 सार्क एंड आसियान, G20 सार्क एंड आसियान। तो ये हो गया आपका नौवां पॉइंट, भारत की विदेश व्यापार नीतियां, G20 सार्क तथा आसियान, सार्क तथा आसियान। तो दोस्तों इसमें आपने देखा ज्यादातर तो एमपी वाला जो पोर्शन है वो ही इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, 9 बिंदु हैं टोटल, 9 बिंदुओं में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते हैं। अच्छे से अगर कोई पढ़ा दे आपको तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि मेरी क्लास करने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपके याद हो गया करंट पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी, सेकंड पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल्स। तीसरा जो टॉपिक आपको मैंने लिखा है प्रोग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश। फिर पांचवा जो बिंदु मैंने आपसे डिस्कस किया दैट इज सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और एक जिला एक उत्पाद। फिर मैंने आपको छठवां जो पॉइंट आपको दिखाया था प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों में क्या प्रगति की है, ये पॉइंट हमने पढ़ा। उसके बाद जो 7वां पॉइंट आपको मैंने लिखवाया वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में। ठीक है, न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। एंड फिर आपको मैंने बताया वेरियस इंस्टीट्यूशन, विभिन्न संस्थाएं, जैसे आरबीआई पढ़ना है इसमें, सेबी पढ़ना है इसमें, नॉन बैंकिंग जो संस्थाएं होती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शियल बैंक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक है वो दोस्तों आपका ग्लोबल इकोनॉमी का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, G20, सार्क एंड आसियान। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा जो है इसमें अब इस बार इकोनॉमिक्स का वेटेज काफी बढ़ गया है। पहले इकोनॉमिक्स का वेटेज इतना ज्यादा नहीं था, अब इकोनॉमिक्स का वेटेज काफी ज्यादा है। इवन सोशियोलॉजी में भी एलपीजी आपको पढ़ना है, वहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़ना है, तो काफी इसका वेटेज बढ़ा है। यानी इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर में तो है ही, साथ ही साथ आपको अन्य कई प्रश्न पत्रों में भी इसके कुछ कुछ टॉपिक मिलेंगे और मैं सारे टॉपिक आपके डिस्कस करूंगा। तो किसी भी तरह का तनाव नहीं करना है। याद रखना, मेरे गांव के ऊपर बोला जाता है ना चिंता ना फिकर, गांव खंडेला जिला सीकर। तो टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों, एकदम मस्त रहिए, मजे करते करते पढ़ना है, मौज करते करते पढ़ना है। जहां भी रहो, चाहे आप दतिया से मुझे सुन रहे हो, तो आप चाहे मुझे भिंड से देख रहे हो, मुरैना से देख रहे हो, ग्वालियर से देख रहे हो, भोपाल से देख रहे हो, इंदौर से देख रहे हो, मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं दोस्तों, कहीं से भी आप मुझे पढ़िए, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ाऊंगा, मजे मजे में पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। चीटिंग किसी भी तरह की यहाँ क्लास में आपके साथ नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा में इकोनॉमिक्स को किस पेपर में डाला हुआ है, तो थर्ड पेपर में। तो पहली चीज आपके क्या समझ में आनी चाहिए कि मुख्य परीक्षा में इसको किस में डाला हुआ है, थर्ड पेपर में। ठीक है, कौन से पेपर में, थर्ड पेपर में। तो पेपर फर्स्ट है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको दी हुई है, पेपर सेकंड है उसमें पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी दिया हुआ है, पेपर थर्ड जो है उसमें दोस्तों साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। तो आपको इकोनॉमिक्स कहाँ पे मिलेगा, थर्ड पेपर में मिलेगा। और कौन से खंड में, तो पार्ट ए में मिलेगा आपको, सेक्शन ए में मिलेगा, उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम दिया हुआ है, अर्थशास्त्र। तो मेन एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स कहाँ रखा है, योर थर्ड पेपर, इन योर थर्ड पेपर। और उसका सेक्शन कौन सा है, ए सेक्शन है। किस हेडिंग दी हुई है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसमें कितने यूनिट दिए हुए हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 2 यूनिट दी हुई है। कितनी यूनिट दी हुई है, 2 यूनिट आपको दी हुई है। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की ओर। तो हेडिंग दीजिए, पहले तो आप ये लिख लो फटाफट, मुख्य परीक्षा का सिलेबस, मेन एग्जामिनेशन सिलेबस ऑफ इकोनॉमी। मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम। ठीक है, मेन एग्जामिनेशन इकोनॉमिक सिलेबस। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखिए फर्स्ट यूनिट, पहली इकाई। क्या लिखेंगे, यूनिट फर्स्ट, यानी इसको 2 यूनिट में दिया हुआ है मेंस में। तो यूनिट जो फर्स्ट है उसकी हेडिंग दीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। हेडिंग दीजिए इकाई 1 यूनिट फर्स्ट, और उसका टाइटल दीजिए यूनिट फर्स्ट का भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या लिखना है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। समझ आ रहा है सभी के, और स्पीड वगैरह एकदम ठीक होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रहना है क्योंकि लिखते भी जाना है साथ साथ। ठीक, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो आपको, तो आज तो चूंकि सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कमेंट होगा मैं पढ़ूंगा और तुरंत आपको आंसर दूंगा। जब हमारी क्लास चलेगी तो क्लास में भी घबराना नहीं है, तो शर्माना भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई देख ही नहीं पा रहा है, केवल आपके कमेंट आते हैं और आप मुझे देख रहे हैं।
ठीक है, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, ठीक। तो आप जहां भी जैसे भी पढ़ रहे हैं मस्त पढ़ो, आराम से मजे करते करते पढ़ो आराम से, ठीक है। लेकिन पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारी नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तो जिंदगी आबाद रहेगी, खुशहाल जिंदगी जियोगे। देखो भारत के अंदर हम लोग बोलते हैं कि गरीबी गरीबी है, तो गरीबी को भगाने के लिए भैया एफर्ट करो, नौकरी प्राप्त करो, ठीक है। काम करोगे तो कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलो पहला लिखिए, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। इसमें दोस्तों पहला आप लिख दीजिए ए पॉइंट, ये लिखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। लिखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर सेकंड लिखिए दूसरा बी पॉइंट, विकसित भारत एट 2047, विकसित भारत एट 2047, डेवलप्ड इंडिया एट 2047। मोदी जी बोलते हैं ना कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बना देंगे, ठीक है। तो ये डेवलप्ड इंडिया एट 2047 है, वो क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसके लिए किन किन चीजों पे हम बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर 2047 तक भारत विश्व का एक महाशक्ति बन जाता है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम अपने जीवन काल में इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं उससे पहले ही आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है सी पॉइंट, जो यूनिट फर्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू का सी पॉइंट है, वो है कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो हेडिंग दीजिए सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, मतलब हमारी जो जीडीपी है उस जीडीपी में कितना परसेंट सर्विस सेक्टर है, कितना परसेंट प्राइमरी कृषि सेक्टर, और कितना परसेंट इंडस्ट्री यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है वो है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो क्षेत्रीय योगदान है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये हमें देखना है। फिर दोस्तों इसका जो चौथा यूनिट है, पहली इकाई का जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू है, इसका डी पॉइंट, जो इसका डी पॉइंट है वो है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। तो लिखिए राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। फिर जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू है, इसका पांचवा जो बिंदु है दोस्तों, वो लिखिए प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, ठीक है। तो इसको ई कर दीजिए 5 की जगह, ई पॉइंट, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न, प्रमुख फसलें और फसलों के पैटर्न क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की चुनौतियां क्या है, अब देखो यहाँ पे इसमें मतलब सीधा ही लिख दिया चुनौतियां, तो ये किसकी चुनौतियां हैं दोस्तों, तो चुनौतियां हमें देखना है किसका, कृषि क्षेत्र की। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चैलेंजेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, चैलेंजेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र की चुनौतियां। इसमें पहली चुनौती हमें पड़ता है घटती उत्पादकता, ठीक है, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। सेकंड हमें पढ़ना है किसान संकट और मौसम पर निर्भरता, ठीक है। तो जो अगला आपका पॉइंट है एफ, उसमें लिखिए चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता। छठवां पॉइंट लिखिए चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। पहला इसमें डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स डिस्ट्रेस, फार्मर्स डिस्ट्रेस, फार्मर्स डिस्ट्रेस, फार्मर्स डिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पे
जो किसान डिस्ट्रेस सेल करते हैं, मजबूरी में सेल करते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, या फिर किसानों के सामने और बहुत सारे संकट होते हैं, बीमा का संकट है, पानी का क्राइसिस है, बिजली महंगा है, भाव बढ़िया नहीं मिलते हैं, मंडियों में चुनौतियां आती है, वो सब हमें यहाँ पे देखना है। तो ये जो आपका एफ पॉइंट है, दैट इज challenges declining productivity, farmers distress and वेदर डिपेंडेंसी। आप देखते हैं ना, इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसको क्या बोलते हैं, गेम्बल ऑफ मानसून, मानसून का जुआ। बुआई से लेकर के कटाई तक, फ्रॉम कल्टीवेशन टू हार्वेस्टिंग, हर स्टेज पे किसान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो डिपेंडेंस ऑन मानसून है, मानसून पर निर्भरता है, इसीलिए गेम्बल ऑफ मानसून इंडियन एग्रीकल्चर को कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला जो ए भी है एग्रीकल्चर के लिए ही दिया हुआ है, जी वाला पॉइंट, सरकारी पहल। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो मैं कहूंगा यहां लिख लो सरकारी पहल किसके लिए, कृषि के लिए सरकारी पहल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर। जैसे पीएम किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपए साल के मिलते हैं। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और फिर विभिन्न अन्य योजनाएं, बहुत सारी एग्रीकल्चर की योजनाएं हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ाऊंगा, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सरकारी पहल जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड विभिन्न अदर स्कीम्स, जो अन्य योजनाएं हैं वो फटाफट आप लोग लिख लीजिए। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक पीएम किसान, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड देन अदर वेरियस स्कीम्स, ये आपका हो गया जी टॉपिक। ठीक है, फिर अगला लिखिए एच। देखो हमारे घर के बगल में इस टाइम पे डेली ये कुल्फी बेचने वाले आते हैं, तो आप उसकी घंटी सुन रहे होंगे, टन 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 टन। खैर, अब कुल्फी यहाँ से खिला तो नहीं सकते, ये हमारे राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा, उसकी बहुत ही शानदार फेमस कुल्फियां हैं। ठीक है, पूरे भारत के अंदर फेमस होती है, और उसका नाम होता है सांवरिया कुल्फी भंडार, ज्यादातर तो यही लिखते हैं। खैर, आपके उधर भी हो सकता है कि भीलवाड़ा से बहुत सारे को रंग बिरंगा सा ट्रक टेम्पो लेके उस पे लाइटिंग होती है और वो बेचने आते हैं इस तरह से, तो शाम को डेली इधर से मेरी गली से गुजरते हैं। खैर दोस्तों, वापस क्लास में आ जाइए। तो जो अगला एच टॉपिक है वो लिखिए कृषि मूल्य नीति, कृषि मूल्य नीति, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे जैसे एमएसपी और उससे रिलेटेड मुद्दे हम पढ़ेंगे, फिर विपणन और वित्त, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, कृषि मूल्य नीति, विपणन और वित्त, ये हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक आपका है वो है आई नोवा, जो नंबर का टॉपिक है, मूल्य संवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो देखिए आपका जो सिलेबस है मेंस का, इसमें दोस्तों एग्रीकल्चर को बहुत प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि आप जानते भी हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो जो मेंस का पहला यूनिट है दोस्तों वो है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसके अभी 9 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो 10वां जो इसका बिंदु है वो आप लोग लिखें, भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास, भारत में औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास, भारत में औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास, भारत में औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये होगी आपका जे पॉइंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास, भारत में औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास। तो मैं फिर आपको कहूंगा सिलेबस एकदम टिप पे होना चाहिए दोस्तों, सिलेबस याद है तो देखो, जब टीचर कोई पढ़ा भी रहा है ना, तो कई टीचर क्या करते हैं कुछ कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको सिलेबस ध्यान है तो आप तुरंत पूछ लोगे सर ये वाला क्या हुआ, इसको क्यों नहीं पढ़ाया आपने, है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला जो है कि 11वां जो पॉइंट है, विनिर्माण
अधोसंरचना, मेक इन इंडिया और अधोसंरचना से संबंधित परियोजना है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम लोगों को देखना है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत सारा हम लोग देखेंगे, जैसे पीएम गति शक्ति है, ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जो हाउसिंग फॉर ऑल है, सौभाग्य योजना है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ठीक है, और फिर एनआईपी प्रोजेक्ट है, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, और बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो ये दोस्तों आपका हो गया 11वां पॉइंट। ठीक है, तो विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजनाएं। उसके बाद में अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो 12वां जो पॉइंट है वो है आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में इसका योगदान। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। और उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है 13, वो है भारत में वस्तु और सेवाओं का मानकीकरण। भारत में वस्तु एवं सेवाओं का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का मानकीकरण। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं ना, गुड्स के ऊपर लिखा रहता आईएसआई मार्क का, ओके टेस्टेड, आईएसओ। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज के लिए भी होता है, कोई सर्विस होता है तो आईएसओ क्वालिटी के लिए सर्विस मिल जाए, उसको स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। इस तरह की ये हम लोग भारत में वस्तु और सेवाओं के मानकीकरण के लिए जो चीजें हैं वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा है, उसके पेपर थर्ड में अर्थशास्त्र के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है, कौन सा यूनिट फर्स्ट, उस यूनिट फर्स्ट के अंदर दोस्तों टोटल 13 पॉइंट आपको पढ़ना है। और यूनिट फर्स्ट है, उसका नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू के अंदर हमें टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो 13 यूनिट मैंने आपको लिखवाए हैं। पहला यूनिट आपने लिखा साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, और दूसरा आपने लिखा विकसित भारत एट 2047, डेवलप्ड इंडिया एट 2047। उसके बाद आपने दोस्तों अगला लिखा सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, यानी जो इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, इनका क्षेत्रीय योगदान कितना है हमारी जीडीपी में। उसके बाद डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, अगला जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया वो क्या लिखवाया था, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। उसके बाद 5वां जो पॉइंट आपको मैंने लिखवाया मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, प्रमुख जो फसलें हैं वो कौन कौन सी और फसलों का पैटर्न क्या है, ये मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर लाइक डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी, फार्मर डिस्ट्रेस एंड वेदर डिपेंडेंसी। ठीक है, फिर जो अगला मैंने आपको पॉइंट बताया था, दैट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ एग्रीकल्चर लाइक पीएम किसान, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड अदर वेरियस स्कीम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, यानी कृषि मूल्य नीति, विपणन तथा वित्त, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन नेक्स्ट योर टॉपिक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन। अगला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो मैंने डिस्कस किया था मूल्य संवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण नीतियों के ऊपर। देन दोस्तों जो 10वां बिंदु मैंने आपसे डिस्कस किया वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में औद्योगिक नीतियां, तो 1948 की पहली औद्योगिक नीति, 1956 की दूसरी औद्योगिक नीति, जिसे औद्योगिक नीतियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों, और फिर 1991 की थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इन सब के बीच में, यानी दूसरी और तीसरी के बीच में जो छोटी मोटे रिफॉर्म्स किए गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है 11वां टॉपिक, वो मैंने आपसे डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। विनिर्माण, अधोसंरचना, मेक इन इंडिया और अधोसंरचना से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेवा क्षेत्र से संबंधित आतिथ्य और पर्यटन, ठीक है, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है फॉरेन एक्सचेंज में। आप जानते हैं कि भाई विदेशी कोई भी आएगा, अमेरिकन, यूरोपियन,
ठीक है, या कोई चाइनीज है, कोई पाकिस्तान का है, कोई भी विदेशी अगर भारत में आता है तो अपने यहाँ तो होता है ना, अतिथि देवो भव। ठीक। और वो इधर आएगा तो खर्च करके जाएगा, तो क्या खर्च करेगा, पैसा देगा, तो रुपया तो होता नहीं, वो अपना डॉलर यूरो पाउंड वगैरह लेके आएंगे और भारत में एक्सचेंज करा के घूमेंगे, तो उनसे काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, ये मैंने आपको 13 पॉइंट इसका लिखवाया। अब दोस्तों इसका यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है, उसका नाम है टैक्सेशन एंड पॉलिसी सिनेरियो, कराधान। ठीक है, टैक्सेशन एंड पॉलिसी सिनेरियो। तो अब आप हेडिंग दीजिए इकाई 2, यूनिट 2, यूनिट 2, इकाई 2, यूनिट 2। और ये जो यूनिट 2 है इसका नाम लिखिए टैक्सेशन एंड पॉलिसी सिनेरियो, टैक्सेशन एंड पॉलिसी सिनेरियो। इसमें टोटल 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कराधान और नीति परिदृश्य में जो पहला आपका यूनिट है दोस्तों वो है राजकोषीय नीति, लोक व्यय, आगम, कराधान और घाटा प्रबंधन। तो पहला लिखिए कराधान और नीति परिदृश्य, कराधान और नीति परिदृश्य। तो मजा आ रहा है दोस्तों, सभी को मजे करते रहो, मौज करते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, प्रभात सर के साथ इकोनॉमिक्स पर बात करते रहो, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं है, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से आपके आने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस, इसमें पेपर 3 के अंदर यूनिट 1 पढ़ लिया, अब यूनिट 2 में क्या क्या है, 8 टॉपिक इसमें है। पहला टॉपिक मैंने आपको लिखवाया है राजकोषीय नीति, लोक व्यय, आगम, कराधान और घाटा प्रबंधन, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, आगम पैसा आएगा कहां से, रेवेन्यू, 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 टैक्सेशन एंड डेफिसिट मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड डेफिसिट मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड डेफिसिट मैनेजमेंट। देन सेकंड जो इसका यूनिट है, यूनिट 2 का दूसरा जो बिंदु है वो है मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी यानी पूरा बैंकिंग हम लोग इसमें देख लेंगे, मुद्रा देखेंगे, बैंकिंग देखेंगे, शेयर मार्केट वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, इन्फ्लेशन वगैरह जो है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो अगला बिंदु है तीसरा, वो लिखिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद लेन देन का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी, इंपैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद लेन देन का प्रभाव, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद लेन देन का प्रभाव, इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 यूनिट आपने लिख लिया, तीनों चैप्टर लिख लिया आपने। जो हमारा यूनिट नंबर 2 है इसका हेडिंग है कराधान और नीति परिदृश्य, इसमें 3 बिंदु मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं चौथा पॉइंट इसका, तो चौथा लिखिए खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली, फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली, यानी वो राशन की दुकान है ना, राशन शॉप्स वाला, वो इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। जैसे आजकल बात चल रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 81 करोड़ लोगों को उसमें 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पीडीएस का शुरुआत कब हुआ, पीडीएस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, टीपीडीएस क्या है, पीडीएस की चुनौतियां क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कैसे किया जाता है, भारत सरकार का क्या रोल है, राज्य सरकार का क्या रोल है, इसके चैलेंज और उसके लिए सुधार, और शांता कुमार कमेटी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 के बाद ये हो गया आपका चौथा बिंदु। फिर इसका 5वां बिंदु लिखिए, 5th पॉइंट, गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल इम्बैलेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल इम्बैलेंस, गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल इम्बैलेंस, गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो छठवां पॉइंट आपका है वो है भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना और दिशा, भारत का विदेशी व्यापार,
इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडियाज फॉरेन ट्रेड भारत का विदेशी व्यापार, इंडियाज फॉरेन ट्रेड भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य वैल्यू, तो भारत का विदेशी व्यापार कितने वैल्यू का है, उसका कंपोजिशन संरचना क्या है, यानी गुड्स सर्विसेज इनमें हम क्या बेच रहे हैं, डायरेक्शन दिशा क्या है उसका। ठीक है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, वैल्यू, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, वैल्यू, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। तो ये 6 पॉइंट आपको मैंने लिखवा दिए इसमें। ठीक है, अब इसके 2 आपके और बचे हैं, 7वां और ये है 8वां। 7वां है निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन और विदेशी पूंजी। निर्यात प्रोत्साहन मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा बेचें, इसके लिए हमें क्या क्या करना है, जैसे सेज को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप इंडिया के तहत 10 करोड़ तक छूट देते हैं। निर्यात प्रोत्साहन के लिए और क्या क्या हम काम कर सकते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ई फाइलिंग कैसे हो रहा है, जो निवेश प्रोत्साहन कर रहे हैं वो सारा हो गया। तो निर्यात कैसे प्रोत्साहन करें, और आयात प्रतिस्थापन यानी जिन चीजों को हम अपने देश में बना रहे हैं, जिन चीजों को हम अपने देश में बना रहे हैं, सॉरी, जिन चीजों को हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको अपने देश में बना ले, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जिन वस्तु और सेवाओं को आप विदेश से आयात कर रहे हैं उनको अपने देश में ही बना लेना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। क्लियर हुआ। और फिर है फॉरेन कैपिटल, जो विदेशी पूंजी है, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी क्या भूमिका है, क्या फायदे हैं, क्या चैलेंज हैं, ठीक है, ये सब इसमें हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट आपका मेंस का जो टॉपिक है यूनिट 2 में 8वां पॉइंट है, वो है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिकाएं। तो ये एक तरह से दोस्तों आपका ग्लोबल इकोनॉमी का थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिकाएं, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और डब्ल्यूटीओ के बारे में। ठीक है, तो इसमें 4 संस्थाओं के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, एडीबी के बारे में और डब्ल्यूटीओ के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतिम आपका मेंस का टॉपिक हो गया, 8वां टॉपिक हो गया, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी एंड डब्ल्यूटीओ। ये भारत और विश्व की जो अर्थव्यवस्था, जो कि आपके पेपर 3 के अंदर दिया हुआ है, पार्ट ए में, खंड ए में 2 यूनिट इसमें दिया हुआ है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में 13 और यूनिट 2 में टोटल 8। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल 21 पॉइंट या 21 बिंदु हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक जाऊंगा, पूरा बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, खूब मजा आएगा, मौज मौज में पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चा कैसे भी हो, एकदम कमजोर खुद को मानने वाला, वो भी 1 नंबर से पास होगा, बढ़िया मार्क्स लेके आएगा। और एक बार प्रभात सर से पढ़ लिया तो बोला था ना, ना चिंता ना फिकर, गांव खंडेला जिला सिक्कर, तो एकदम मस्त रहो, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं तो सब है, हम हैं तो क्या गम है, इस तरह से पूरा आपका कोर्स हो जाएगा। आप किसी भी जिले में रहो मध्य प्रदेश के, आराम से बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है, इस एग्जाम में क्वेश्चन जो है 20 वर्ड्स वाले, फिर 60 वर्ड्स वाले, फिर 200 वर्ड्स वाले, 3 तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है, तो अब मान लीजिए जैसे आईएमएफ है, उस पे आईएमएफ पर टिप्पणी करूं, ये आ गया 20 शब्द में। सेम प्रश्न आईएमएफ पर टिप्पणी करूं 60 में। एक प्रश्न आ जाए आईएमएफ पर टिप्पणी करूं, कमेंट ऑन आईएमएफ, सेम प्रश्न 20, 60, 200 वर्ड में है। तो यहां पर आपको सबसे बड़ी जो बात है वो है आंसर राइटिंग स्किल, किस तरीके से उसको कम शब्दों में लिखा जाए, किस तरीके से ज्यादा शब्दों में लिखा जाए, कहाँ डायग्रामेटिक अभिव्यक्ति करना है, योर प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों इसलिए घबराना नहीं है, एकदम शानदार तरीके से आपका ये कोर्स होगा, बहुत अच्छे तरीके से। तो अब जब मैं आपका ये कोर्स दोस्तों डिजाइन करूंगा, तो मेरा यहाँ टारगेट ये रहेगा कि जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं या जिनको मेंस देना है, अभी पीटी हुआ है आपका 23 जून को,
और मेंस होने वाला है। तो चाहे आप फाउंडेशन वाले बच्चे हों, चाहे आप मेंस देने वाले बच्चे हों, यहाँ आपका पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कोर्स होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, जैसे कि आपने अभी देखा है, बाइलिंगुअल इंग्लिश कह सकते हैं इसको एक तरह से। हिंदी वाले बच्चों को भी और इंग्लिश वाले बच्चों को भी, दोनों को यहाँ एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। डिक्टेशन आपको लिखवाते हुए मैं चलूंगा और कंसेप्ट भी एकदम क्लियर होगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, आपके जो कोर्स है उसको मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा कि पहले मैं बेसिक इकोनॉमी आपको कराऊंगा। तो बेसिक इकोनॉमी इस तरह से होंगी कि आप एमपीपीएससी के साथ साथ जो यूपीएससी है उसको भी आप कर सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश का जो पीएससी एग्जाम है उसके साथ साथ आप यूपीएससी एग्जाम भी दे सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी की तैयारी करने के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाना चाहिए कि यूपीएससी का पेपर भी अगर थोड़ा सा एफर्ट और कर ले तो आप दे सकते हैं। तो जो चीजें सेम है यूपीएससी और एमपीपीएससी में वो भी आप यहाँ कर पाएंगे, और जो चीजें अलग हैं जो केवल एमपीपीएससी में है वो भी दोस्तों आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये क्लास लीजिए, मात्र 499 रुपए में है और पूरा कंप्लीट इकोनॉमी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। एकदम सिंपल तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आपके अपने एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पे, और बाइलिंगुअल क्लास चलने वाली है, नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो पैनल यहाँ पे मैं यूज करूंगा ये भी आपको मेरी ऐप के ऊपर मिलेगा। इस पैनल को भी आप वहां पे जाके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बाद में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे गुजारिश है से ज्यादा दोस्तों तक ये खबर आपको देनी है कि प्रभात सर की क्लास ऑनलाइन आप परचेज कीजिए, जुड़िए हमसे और अपना करियर बनाइए। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट।